हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको रिलेशन और फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे कि रिलेशन और फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये कोर्स जो है ये बेसिकली इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, इन सभी जगहों पे आता है और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो मोस्टली प्रॉब्लम्स जो भी आते हैं वो फंक्शन पर रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हमें रिलेशन जानना होगा क्या होगा, फिर उसके हेल्प से हम फंक्शन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज हम बेसिकली रिलेशन को कवर करेंगे कि व्हाट इज़ रिलेशन एंड विच टाइप ऑफ रिलेशन अकर्स। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले मैं रिलेशन बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि आप देखे होंगे कि जो रिलेशन होता है उसमें एटलीस्ट 2 पर्सन का होना ज़रूरी होता है। चाहे आप फादर का रिलेशन ले लें, चाहे मदर का रिलेशन ले लें, चाहे सन का रिलेशन ले लें, ब्रदर का, सिस्टर का, डॉटर का, ठीक है, कज़िन का। तो इन ऑल टाइप ऑफ रिलेशंस वी नीड 2 पर्सन्स। ओके, लेकिन मैथमेटिक्स में 2 पर्सन या 2 ऑब्जेक्ट ये हम कैसे लेते हैं, तो ये हमें जानना होगा। ठीक है ना। तो उसके लिए एक टर्म्स होता है सेट थ्योरी में जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनीशन क्या होता है ये भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि 2 सेट है आपके पास। एक सेट है जिसमें एलिमेंट है A, B, C। दूसरा सेट है B जिसमें एलिमेंट है 1, 2। ठीक है, तो A क्रॉस B कैसे डिफाइन होता है? A क्रॉस B डिफाइन होगा ऑर्डर पेयर x y से, जहाँ पे x A का एलिमेंट होगा और y B का एलिमेंट होगा। ओके, तो इस ए और बी को अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है तो ए क्रॉस बी यहाँ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने बताया कि फर्स्ट जो स्लॉट होगा ऑर्डर पेयर का वो ए से फिलअप होगा और सेकंड स्लॉट जो होगा वो बी के हेल्प से फिलअप करेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे। देखिए A1 लिख सकते हैं, A2 लिख सकते हैं, B1 लिख सकते हैं, B2 लिख सकते हैं, C1 लिख सकते हैं, C2 लिख सकते हैं। ओके, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि फर्स्ट स्लॉट जो है वो ए का मेंबर है। ओके, और सेकंड स्लॉट जो है वो बी का मेंबर है। तो इस तरह से ए क्रॉस बी डिफाइंड होता है। बी क्रॉस क्या होगा? बी क्रॉस ए कितना होगा? बी क्रॉस ए क्या होगा? y, x such that y belongs to b and x belongs to a। ओके, तो इसी ए और बी जो सेट दे रखा है उसी के हेल्प से बी क्रॉस ए अगर हम लिखें तो बी क्रॉस ए जो होगा वो 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c इसे हम लिखेंगे। ठीक है, एक बात जानिए यहाँ पे कि a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं होता है। These ordered pair are totally different. Okay, these ordered pairs are totally different. तो A क्रॉस B जो होगा वो B क्रॉस A के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, जनरली ये हो भी सकता है और जब B भी यदि A हो जाए तो उस कंडीशन में A क्रॉस A बराबर होगा चाहे हम जिस तरह से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे A क्रॉस B, B क्रॉस A जनरली आपस में बराबर नहीं होते हैं। और इनके पेयर के पोजीशन को देखिए, यहाँ पे A, 1 है, यहाँ 1, A है। These two are different points. Okay, these two are different points या different ordered pair। ठीक है, so this pair is said to be ordered pair because if we change the order of element then we will get a new member। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैंने चेंज किया तो हमें यहाँ पे जो मेंबर मिला वो दूसरा ही मेंबर है। ठीक है ना। तो एग्जांपल भी अगर हम चाहें तो देख सकते हैं कि अगर हम इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर आप जानते हो क्या होता है?
0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये z है, तो z क्रॉस z के कैसे मेंबर होंगे आप जानते ही हैं, लेकिन फिलहाल मुझे ये समझाना है कि ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये भी z का ही मेंबर है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे भी z का ही मेंबर है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो ये आपका 0 होगा, 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन, ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से ये होगा। तो 1,2 पॉइंट क्या होगा, यानी कि फर्स्ट जो होगा वो x एक्सिस का मेंबर होगा और सेकेंड y का। तो ये 1,2 अगर हमको लिखना होगा तो ये आपका पॉइंट 1,2 होगा, ठीक है। 2,1 क्या होगा, 2,1 यानी कि x वाला आपका 2 है और y वाला आपका कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये आपका 2,1 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो दिस 2 पॉइंट्स आर डिफरेंट, मतलब कि अगर हम पेयर के जो स्लॉट्स हैं उन पे जो नंबर है उनको अगर आपस में चेंज कर दें तो वी विल हैव अ डिफरेंट कोऑर्डिनेट, ओके। सो दीज 2 पेयर्स आर डिफरेंट बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ स्लॉट्स, ओके। तो स्लॉट्स के पोजीशन को अगर हम चेंज कर दें तो उस कंडीशन में जो नंबर्स हमें मिलेंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे, यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स होंगे और वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए हम इस पेयर को ऑर्डर पेयर कहते हैं, ओके। टी वगैरह में आपके एनसीईआरटी की बुक हो चाहे कोई भी अगर लेते हैं तो उसमें सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी की बुक में है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे वो कैसे पूछता है, a इक्वल टू कोई सेट दे रखा रहेगा, 1 2 मान लीजिए 3 दे रखा है, कोई सेट b है वो 2 3 4 दे रखा है, मान लीजिए c कोई सेट है 3 4 5 दे रखा है, ओके। ये तीनों सेट दे रखे हैं। आपसे क्वेश्चन वो कर सकता है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्या है निकालने के लिए, ओके, व्हाट इज दिस सेट, या a क्रॉस b यूनियन c का है, ये क्या होगा, कितना होगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मान लीजिए हम ये फर्स्ट वाले को हम कंसीडर करते हैं, तो b इंटरसेक्शन c सबसे पहले लिखाएंगे। तो b इंटरसेक्शन c, इंटरसेक्शन का मतलब है कि मेंबर विच इज कॉमन इन बोथ द सेट, ओके। तो हियर वी सी, हम देखते हैं कि 3 and 4 बोथ आर कॉमन इन b and c, तो वी विल गेट b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू 3, 4, ओके। इन अ सिमिलर मैनर अब we have to calculate a cross b intersection c, okay। तो what is a, a is 1 2 3 and what is b intersection c, this is 3, 4, okay। now we will apply the definition of Cartesian product of two sets, okay। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा इस सेट का मेंबर जो होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, स्लॉट्स पे होगा, और इसका मेंबर जो होगा सेकंड स्लॉट पे होगा। तो 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4, ओके। अब देखिए ये आपका हो गया a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, ठीक है। हमको निकालना है a क्रॉस b यूनियन c, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, b यूनियन c कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। b यूनियन c कितना होगा, b यूनियन c मतलब कि दोनों में जो एलिमेंट हैं वो दोनों ही एलिमेंट b यूनियन c में आएंगे विदाउट रिपीटिशन, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4 एंड 5। देखिए 2 यहाँ पे आ गया, b में है, 3 दोनों में कॉमन है तो रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है सेट में, कोई भी एलिमेंट जो होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। तो 3 हो गया, यहाँ पे 4 भी है दोनों में, 4 लिख दिया, और 5, यानी कि b यूनियन c मीन्स एलिमेंट ऑफ दिस और दिस, ओके। तो दिस इज b यूनियन c। नाउ a क्रॉस
बी यूनियन सी अगर हमें कैलकुलेट करना है, ए इज हाउ मच 1 2 एंड 3 क्रॉस 2 3 4 एंड 5। तो इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 2 1 3 1 4 1 5 ओके 2 2 2 3 2 4 2 5 ओके 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड नहीं बस इतना ही, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट यदि हमको क्रॉस प्रोडक्ट में चेक करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट का अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट में चेक करना है, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज के और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज एल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी इज ए इंटू एल। ओके, आप यहां से देख सकते हो बी यूनियन सी में 4 मेंबर मिले और ए में कितना है आपके पास 3 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी में कितने मेंबर हो जाएंगे 4 3 जा 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उनके कार्डिनलिटी के प्रोडक्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि कुल कितने एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे हम चीज़ों को निकालते हैं, ठीक है। अब इसी में b माइनस सी हमको फाइंड आउट करना होगा। व्हाट इज b माइनस सी? तो b माइनस सी इज इक्वल टू दोज एलिमेंट ऑफ b विच इज नॉट इन c। ओके, दोज एलिमेंट ऑफ b विच इज नॉट इन c, b के वे मेंबर्स जो कि c में ना हो, ठीक है। तो देख रहे हो 2 आपका b में तो है लेकिन c में नहीं है, तो 2 आ गया। उसके अलावा 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, नहीं लेंगे। 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो नहीं लेंगे। और इसके मेंबर जो अगर एक्स्ट्रा होते भी हैं तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो b माइनस सी मीन्स कि दोज कलेक्शन ऑफ दोज मेंबर्स विच इज इन b बट नॉट इन c। तो दिस इज सिंगलटन 2। अगर किसी सेट में अगर से एक ही एलिमेंट होता है तो उसको हम सिंगलटन सेट करते हैं। ओके, तो b माइनस सी इज दिस। ओके, तो a क्रॉस b माइनस सी इज हाउ मच? a is equal to 1 2 and 3 क्रॉस प्रोडक्ट विद 2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 2 2 एंड 3 2। दिस इज योर आंसर। तो एनसीईआरटी में बेसिकली इंटरमीडिएट में इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभार पूछ भी लिए जाते हैं कि आपको सेट थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट आपको पता है या नहीं। ओके, तो दिस इज यानी कि b माइनस सी का डिफिनेशन क्या होगा? कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ b विच इज नॉट इन c। ओके, और वैसे ही भी c माइनस b क्या होगा? अगर c माइनस b निकालना होगा तो कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ c विच इज नॉट इन b। तो c माइनस b करेंगे तो आप देखोगे कि केवल 5 जो होगा वो c में तो है लेकिन b में नहीं है, तो केवल c माइनस b में आपका केवल 5 आएगा। ओके, इसमें मेंबर 2 है तो उस 2 से कोई मतलब नहीं होगा, हमको मतलब किससे होगा? C के वे मेंबर जो कि B में ना हो, तो केवल आपको 5 मिलेगा। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब हम देखिए रिलेशन क्या होता है वो हमको जानना है। अभी मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया, अब हम 2 मेंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए, अगर कोई सेट, अगर कोई फैमिली का एक सेट लेते हैं जिसको H1 से लिखते हैं, उसमें मान लीजिए फादर होंगे, उनको F1 से लिखते हैं, मदर होंगी, उनको M1 से लिखते हैं। कोई एक घर में लड़का होगा जिसको हम B1 से लिखते हैं, और कोई मान लीजिए एक लड़की होगी जिसको G1 से लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, मदर, फादर, एक सन है और एक डॉटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको H1 क्रॉस H1 फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पेयर फाइंड आउट करना है। और पेयर फाइंड आउट करने का कौन सा तरीका है? H क्रॉस जो भी हो, हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे H1 क्रॉस H1 करना होगा, यानी कि इसी का इसी से मल्टीप्लीकेशन, इसी सेट का इसी सेट से मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आ जाएगा? F1 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 M1
F1 B1 F1 G1, ओके। उसी तरह M1 F1 M1 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 B1 M1 G1, ओके। उसी तरह आपका फिर तीसरा क्या हो जाएगा, B1 F1 B1 M1 B1 B1 और B1 G1 in a similar manner G1 F1 G1 M1 G1 B1 और G1 G1, ठीक है। ये आपके, अब मैंने बताया कि अगर इसमें 4 एलिमेंट हैं तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 into 4 यानी कि कुल 16 मेंबर होंगे। तो दीज मेंबर्स आर इन H1 क्रॉस H1 एंड दीज आर 16 इन नंबर्स। तो कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज 16, ओके। अब देखिए कोई रिलेशन हम लिखते हैं, मान लीजिए R1 रिलेशन मैं लिख रहा हूं। ये रिलेशन क्या है, मिरर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जब मिरर में देखता है तो उसको अपना ही इमेज दिखेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो मेंबर्स आएंगे मिरर इमेज के वो F1 F1 M1 M1 B1 B1 और G1 G1, यानी कि अगर फादर अपना मिरर में चेहरा दिखता होगा तो वही दिखाई देगा, मदर दिखती होगी तो खुद का ही। उसी तरह ये बॉय है और ये गर्ल, सबका अपना अपना। तो इसमें केवल F1 होगा, M1 M1 होगा, B1 होगा एंड G1 होगा, ठीक है। ये एक रिलेशन हो गया। दूसरा R2 हस्बैंड होने का, हस्बैंड, ठीक है, यानी कि फर्स्ट मेंबर इज हस्बैंड ऑफ सेकेंड। उसमें क्या आ जाएगा, F1 M1 आएगा, ठीक है। F1 M1 यहाँ पे देख रहे हैं F1 इज हस्बैंड ऑफ M1, ठीक है। तो यही केवल आया। इस तरह का R3 वाइफ होने का ले लीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा, M1 F1 M1 इज वाइफ ऑफ F1, ओके। इसी तरह R4 ले लीजिए, सन होने का, ठीक है, या सन होने का ले लीजिए। सन होने में क्या होगा, B1 इज सन ऑफ F1, तो B1 F1 आएगा। और कुछ आएगा नहीं, ठीक है। अगर हम वही ले लें R5 फादर होने का, फादर होने का एक रिलेशन ले लें, तो फादर होने का रिलेशन क्या हो जाएगा, F1 B1 आएगा और F1 G1। F1 इज फादर ऑफ B1 एंड F1 इज फादर ऑफ G1। जो लड़का है उसका भी पिता होगा और जो लड़की है उसका भी पिता, ठीक है। तो ये F1 B1 एंड F1 G1, ठीक है। उसी तरह मदर होने का, ठीक है, मदर होने का रिलेशन आप निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, M1 B1 M1 इज मदर ऑफ B1 इन अ सिमिलर मैनर M1 इज मदर ऑफ G1 ऑल्सो, ठीक है। उसी तरह सिस्टर होने का भी लिख सकते हैं, तमाम लिख सकते हैं। अब आप क्या देख रहे हो, ये सारे के सारे जो भी हमने रिलेशंस लिखे हुए हैं वो सब इसके क्या हैं, सबसेट हैं। देखिए ये सारे मेंबर अगर A इज सबसेट ऑफ B लिखते हैं, A इज सबसेट ऑफ B लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि each member of this set is member of this. If X belongs to A, this implies X belongs to B. ये सबसेट का डेफिनेशन होता है, ठीक है। यदि X A का मेंबर है तो वो B का मेंबर होगा। इन दैट सिचुएशन A is said to be subset of B. आप देखिए R1 जो है इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, F1 F1 M1, मतलब ये चारों मेंबर्स जो हैं वो इसी सेट के हैं। देखिए इन्हीं में से तो मिलना है ये चारों, ठीक। ये सेकंड ले लीजिए, वो भी F1 M1 इसी का मेंबर है। थर्ड ले लीजिए M1 F1, ये भी इसी का है। यानी कि R1 R2 R3 R4 R5 R6 these R's are subset of H1 क्रॉस H1। यहां से हमें क्या दिख रहा है, R1 is subset of H1 क्रॉस H1, R2 is subset of
H1 क्रॉस H1, R3 इज सबसेट ऑफ H1 क्रॉस H1, यानी कि लास्ट में R6 तक हम देख रहे हैं ये सभी H1 क्रॉस H1 के सबसेट हैं, ठीक है। तो ये यानी कि जो भी रिलेशन होगा इस फैमिली के ऊपर वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा, H क्रॉस H का सबसेट होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर हमको रिलेशन हुआ क्या, सबसे पहले कोई एक सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया हमने, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो भी रिलेशन लिख रहे हैं वो इसका क्या मिल रहा है, सबसेट मिल रहा है। यानी कि अगर कोई सेट A है तो उस पे जो रिलेशन होगा वो A क्रॉस A का क्या होगा, सबसेट होगा। वेरी सिंपल, ओके। तो यहाँ आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि व्हाट इज रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन जो भी होगा वो H क्रॉस H का क्या मिल रहा है, हमें सबसेट मिल रहा है। वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखिए, यहाँ पे कितने मेंबर्स है, 16। अब इनमें मेंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलेशंस डिफिनीशन, ओके। रिलेशन का जो डिफिनीशन होगा उसके बेसिस पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन सा रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा रिलेशन का, रिलेशन का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट या ऑन अ सेट फाइनाइट सेट A is subset of A क्रॉस A, सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सबसेट इंपॉर्टेंट है और यहाँ फाइनाइट सेट दिया हुआ है, ठीक है। फाइनाइट सेट के बाद फाइनाइट सेट से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और उसके सबसेट्स जो होंगे वो हमारे रिलेशंस को डिफाइन करेगा, ठीक है। अब ये हमको देखना है, अब कार्डिनलिटी की बात करते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे ये हमको जानना है। तो कैसे हम जानेंगे, मान लीजिए कोई सेट A है, ठीक है, बेसिक हम चीज अभी बता रहे हैं। कोई सेट मान लीजिए A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट K हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स of set A is equal to 2 to the power K, ये होगा, ठीक है ना। मान लीजिए एक आपके पास सेट है, उसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। तो इससे सबसेट्स जो बनेंगे, सबसेट्स का कलेक्शन अगर हम लें तो उसमें क्या आएगा, नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट। एक एक एलिमेंट से मिलने वाले जो सबसेट्स होंगे, ठीक है, दो एलिमेंट को लेकर के 1 2 1 3 2 3 और तीन एलिमेंट को लेकर के, तो हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर इसको हम B कर लें तो B इज इक्वल टू, तो या इसको हम PA कर लें, PA मतलब होता है पावर सेट। जितने सबसेट्स हैं उनके कलेक्शन को हम कहते हैं पावर सेट्स। कोई भी एक सेट दिया हो तो उसके सारे सबसेट्स को निकालिए और उनका कलेक्शन ले लीजिए, तो वो आपका पावर सेट कहलाता है, ओके। पावर सेट में एलिमेंट्स कितने हुए यहाँ पे, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और दिस इज 2 to the power 3। देखिए यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं तो यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो ये निकालने का तरीका है, ठीक है, 2 to the power K, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A। अब हम आते हैं अपने डिफिनीशन पे। अगर किसी सेट A में यदि K एलिमेंट हो, ठीक है, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, K इंटू K, यानी कि K स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे, ओके। अब K स्क्वायर एलिमेंट्स हैं तो उनसे कितने सबसेट्स बनेंगे, ओके, तो वो 2 to the power K स्क्वायर, ओके, 2 to the power K स्क्वायर, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 to the power K स्क्वायर, ठीक है। इफ सेट A हैव एन K एलिमेंट, तो उसको भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू K, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A इज इक्वल टू
k इंटू के, दैट मीन्स कि k स्क्वायर। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, 2 to the power k square, and this is collection of number of subsets of set A क्रॉस A। ठीक है, यानी कि 2 के पावर k स्क्वायर हमारे पास टोटल रिलेशन होगा किसी सेट A के ऊपर। ठीक है ना, यदि किसी सेट में 3 एलिमेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेट इज 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज 3 into 3 दैट इज मीन्स 9, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, इसे पावर सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें कितने हो जाएंगे, 2 के पावर 9, यानी कि 2 के पावर 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके 2 के पावर 9 रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, कोई अगर सेट के पास यदि 3 मेंबर्स हैं तो 2 to the power 9 रिलेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ रिलेशंस के बारे में, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। लीजिए आपके पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है 1 2 3, तो ए क्रॉस ए में कितने मेंबर होंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये ए क्रॉस ए में मेंबर्स होंगे। ठीक है, अब हमें किसी भी एक रिलेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक रिलेशन ले रहे हैं लेस देन का। ओके, आर एक रिलेशन ले रहे हैं जिसमें इसका मेंबर ए लेस देन बी हो। ठीक है, ए लेस देन बी, यानी कि फर्स्ट स्लॉट इज लेस देन सेकंड स्लॉट। ओके, तो इसके जो मेंबर्स हैं इन्हीं में से उसको कलेक्ट करना है। तो देखिए 1 2 हम इस रिलेशन में लिख सकते हैं 1 2। ओके, 1 3 भी लिख सकते हैं, 2 1 नहीं लिख सकते हैं, क्यों कि 2 इज बिगर देन 1, यहाँ पे लेस देन लेना है। ठीक है, फिर 2 2 भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है। 2 3 लिख सकते हैं, 2 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 1 नहीं लिख सकते हैं, 3 2 नहीं लिख सकते हैं, 3 3 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ रिलेशन। ठीक है, इसको R1 कह लीजिए। R2 ले लीजिए, एक रिलेशन ले लें A इक्वल टू बी, जहाँ पे A और B आपस में क्या हो, बराबर, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा। ठीक है, 2 2 मिलेगा, ठीक, 3 3 मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से देखिए, आप इस तरह से रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको वेन डायग्राम के हेल्प से देखना हो तो फर्स्ट रिलेशन को देखिए कैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ए, यहाँ पे भी रहेगा, ए यहाँ पे भी रहेगा, 1 2 3 1 2 3। तो फर्स्ट रिलेशन जो है उसमें क्या आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 1 2 हो गया। ठीक है, 1 3 आ रहा है, 1 3 हो गया, 2 3 आ रहा है, ठीक है 2 3, ये हो गया। ठीक है, ये आपका R1 रिलेशन हो गया। ठीक, R2 रिलेशन के लिए ले लें 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, ये सेट ए है, ये भी सेट ए ही है। हम R2 रिलेशन को लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो R2 का क्या होगा, 1 1 हो रहा है, 2 2 हो रहा है और 3 3 हो रहा है। ठीक, अब यहीं से मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ व्हाट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो ऑर्डर देखिए R1 के करस्पॉन्डिंग ही रिलेशंस के ही करस्पॉन्डिंग हमको डोमेन और रेंज मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए सेट ए का वे मेंबर जो R1 के रिस्पेक्ट में सेट ए के इन मेंबर्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ए के उन मेंबर्स का कलेक्शन डोमेन कहलाएगा। ठीक है, यदि आपके पास कोई ऑर्डर, अब यहाँ पे देखिए इसका जो फर्स्ट स्लॉट है
किसी रिलेशन का फर्स्ट स्लॉट जो होता है, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, उसका फर्स्ट स्लॉट डोमेन को बताता है और सेकंड स्लॉट रेंज को बताता है। ओके, उस रिलेशन के करस्पॉन्डिंग। अब उस रिलेशन के करस्पॉन्डिंग कहने का मतलब क्या होता है? अगर रिलेशन चेंज होता है तो डोमेन और रेंज दोनों चेंज हो सकते हैं। आप अपने दोनों एग्जांपल में देख लीजिए। यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें डोमेन हमारा क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, ठीक है। और इसी रिलेशन के लिए रेंज हमारा 2 3 आ रहा है, ठीक है। और R2 के लिए डोमेन हमारा 1 2 3 तीनों आ रहा है और रेंज भी 1 2 3 तीनों आ रहा है। यानी कि जैसा रिलेशन डिफाइंड होगा उसी के करस्पॉन्डिंग हमें डोमेन और रेंज मिलेगा। यानी कि डोमेन और रेंज किसका होता है? उस रिलेशन का होता है, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा डोमेन का? ठीक है, डोमेन का रिलेशन क्या हो जाएगा? डिफिनीशन अगर कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ए सच दैट, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी। डोमेन का डिफिनीशन क्या होगा? उन एस का कलेक्शन, यानी कि देखिए डोमेन क्या है? उन पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन, सारे पेयर्स आप देख रहे हैं उनमें फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन जो रिलेशन के द्वारा बी से जुड़े हुए हैं, यानी कि सेकेंड मेंबर से जुड़े हुए हैं। तो डोमेन क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट ए बाय अ relation. Okay, so according to relation we will have different set of domain. If we change the relation we will have different sets of domain. Okay, तो ये डिफिनीशन हो गया आपका डोमेन का, ए सच दैट ए रिलेटेड टू बी, ठीक है। रेंज क्या हो गया? रेंज क्या होगा? रेंज वो भी किसके लिए होगा? रिलेशन के लिए होगा। तो कलेक्शन ऑफ बी सच दैट ए रिलेटेड टू बी, ठीक है। तो R1 रिलेशन में, R1 रिलेशन में डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2। डोमेन क्या हो जाएगा R1 के लिए? 1 2। और ये आपका क्या हो जाएगा? डोमेन, ठीक है, R1 के लिए। और रेंज R1 के लिए, रेंज ऑफ R1 ये क्या हो जाएगा आपका? 2 3। ये आपका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन R2 के लिए क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ R2, R2 के लिए डोमेन क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3। ओके, 1 2 3। और रेंज क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ R2 ये भी क्या हो जाएगा? 1 2 3। ओके, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो किसी ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम ले लें तो जो फर्स्ट मेंबर होगा वो आपका डोमेन का एलिमेंट होगा और रेंज क्या होगा? पेयर का सेकंड स्लॉट जो होगा वो आपके रेंज का मेंबर होगा, ठीक है। आई होप आपको डोमेन और रेंज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं दो सेट और उस पर रिलेशन हम चेक करते हैं। हमने देखा होगा कि मैरिज में दो फैमिलीज के बीच में रिलेशन क्रिएट होता है, तो उसी तरह जब हम दो सेट्स लेते हैं तो उनके बीच में भी कुछ रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, ठीक है। तो इस पे जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा, ठीक है। तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए, सेट को फाइनाइट सेट कर लीजिए, फाइनाइट सेट ए टू सेट बी, ये भी बी भी फाइनाइट ही है,
relation from finite set A to set B is subset of A क्रॉस B। ठीक है, अभी जब हमने आपको रिलेशन बताया था तो एक सेट के ऊपर बताया था, अब जो रिलेशन है फ्रॉम अ गिवन सेट A टू B, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिलेशन हो जाएगा रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, ठीक। तो ये क्या होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट यदि सेट A में K है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B ये आपका L है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज K इंटू L, ओके। तो नंबर ऑफ पावर सेट्स यानी कि कलेक्शन ऑफ सबसेट्स जो होगा वो कितना होगा, वो आपका 2 टू द पावर K क्रॉस L ये होगा, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, ओके। ये आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। यदि सेट A की कार्डिनलिटी K, कार्डिनलिटी मतलब किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, अगर सेट A की कार्डिनलिटी K है, सेट B की कार्डिनलिटी L है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A क्रॉस B इज K क्रॉस L। तो नंबर ऑफ पावर सेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ओके। दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर K इंटू L, ओके। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज 2 इंटू 3 दैट इज 6, ओके। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B दिस इज 2 टू द पावर 6, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा फ्रॉम ए सेट A टू सेट B। इतने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे भी डोमेन और रेंज की बात आएगी, ओके। तो यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए सेट A में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। सेट B में आपके पास एलिमेंट है 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले रिलेशन निकालने से पहले हमें A क्रॉस B फाइंड आउट करना पड़ेगा। A क्रॉस B कितना हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 2 2 2 3 2 4 2 5, ओके। 3 2 3 3 3 4 एंड 3 5। ये आपके पास A क्रॉस B में मेंबर होंगे। टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, 3 4 जा 12। देख लीजिए यहाँ पे 12 मेंबर हैं A क्रॉस B में, ठीक है। तो उस पर एक रिलेशन लेते हैं R1 हम, वो इक्वलिटी का A इक्वल टू B हो, ठीक है। जहाँ A किसका मेंबर है, कैपिटल A का, B कहाँ का मेंबर है, B का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A बराबर B में, उसमें कौन सा मेंबर आ जाएगा, 2 2 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। 2 2, ठीक है। यहाँ पे 2 2 आ गया। R2 एक रिलेशन ले रहे हैं, A डिवाइड्स B, A B को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लैंग्वेज पे जाएंगे, A डिवाइड्स B। तो A डिवाइड्स B में अब देखिए 1 इसके सारे मेंबर को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे आपका 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5 ये आएगा, ये पेयर्स आएंगे। और क्या आएगा, 2 4 आएगा, ओके। 2 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 2 भी आएगा। 2 2 को डिवाइड करेगा तो 2 2 भी आएगा। 2 2 और 2 4 को डिवाइड करेगा तो 2 4 हमने लिख दिया। अब 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा तो ये भी कलेक्शन आएगा। तो यहाँ पे आपके पास R2 हो गया, ठीक है। तो R1 का डोमेन और रेंज देख लें। अब देखिए अगर हम वेन डायग्राम में देखते हैं
तो ये आपका R1 है, ये A से B पे हमारा रिलेशन है। A में है 1 2 3, B में है 2 3 4 5, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ 2 2 से रिलेटेड बस, ठीक है। तो डोमेन का मेंबर क्या हो जाएगा 2 और रेंज का मेंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो डोमेन, अब फिर सेकंड रिलेशन ले लें, R2 यहाँ पे A है, यहाँ B है। A में 1 2 3 है, B में 2 3 4 एंड 5। तो कौन कौन सा 1 2 से 1 3 से भी जुड़ा है, 1 4 से भी, 1 5 से, क्योंकि 1 डिवाइड्स एवरी मेंबर ऑफ B, ओके। अब देखिए 2 2 से जुड़ा होगा, 2 4 से जुड़ा होगा एंड लास्ट 3 से, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हो कि R1 का डोमेन क्या है 2 और R2 के लिए डोमेन 1 2 3, ठीक है। और R1 के लिए रेंज क्या है 2 है केवल, और R2 के लिए जो रेंज होगा 2 3 4 एंड 5। तो आप देख रहे हो कि अकॉर्डिंग टू रिलेशन वी विल हैव डिफरेंट डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज हमेशा क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा collection of those element of A such that A related to B, such that उन A के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो B के साथ क्या है रिलेटेड है इस रिलेशन के द्वारा, ठीक है। इस तरह से लिखिए, चाहे आप ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिखिए, ये दोनों ही लिख सकते हैं। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ B which is related by A, ठीक है। B का वो मेंबर्स जो कि A से रिलेटेड रहे हों, ठीक है, उनका कलेक्शन क्या हो जाएगा वो रेंज हो जाएगा। तो ये आपका छोटा सा डेफिनेशन हो गया, बहुत इसमें कोई टफ मैटर नहीं है, ठीक है ना। तो डोमेन और रेंज हो गया। तो डोमेन ऑफ R1 क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ R1 ये कितना आ जाएगा 2, और रेंज ऑफ R1 कितना हो जाएगा ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर डोमेन ऑफ R2 कितना हो जाएगा 1 2 एंड 3, रेंज ऑफ R2 कितना हो जाएगा 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो डोमेन और रेंज आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिलेशन के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन सब चीज़ों की। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे मेल पे पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।